चलो भाई फटाफट से रिकॉल करते हैं बेटा, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है खतरनाक इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनका बिल्कुल एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्व होते हैं, वो क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन निकालने से। ठीक, याद करो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देख ली है। ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने पहली चीज़ तो देखी थी कि 3D एंड 4D सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखा है ना, अरे हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 4 को आप लोगों को ऐसा बॉक्स में भी बंद करवाया था। कौन कौन से थे? क्रोमियम था, कॉपर था, मॉलिब्डेनम था और सिल्वर था। क्यों था ये सब एक्सेप्शन? अरे क्यों थे एक्सेप्शन? हाँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये D4 एक्वायर कर रहे थे, लेकिन D4 स्टेबल नहीं होता, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करने लग गए, D5 होने लग गए। सिमिलरली ये दोनों जो हैं ये D9 एक्वायर कर रहे थे, लेकिन ये D10 एक्वायर करने लग गए। ठीक, उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, कलर्ड कंपाउंड वाले कॉम्प्लेक्स, मतलब कलर्ड वाला। सेकंड क्या देखा था इसमें, इंटेंसिटी नहीं देखे थे क्या, इंटेंसिटी वाला भी देखा था, जिसमें आयरन प्लस, आयरन का एग्जांपल लिया था कि FeOH ट्वाइस और FeCl3, इन दोनों में से किसका कलर डार्क होगा, FeCl3 का। क्यों? क्योंकि Fe+3 के पास 5 अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन था, जबकि Fe+2 के पास 4 अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे कि अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन से आपको और कैसा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2। डन। अच्छा, इसी में हम लोग ये भी देखे थे कि नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक, और अगर डी ऑर्बिटल पूरा खाली है या फिर सारे के सारे उसमें पेयर्ड हैं तो उस कंडीशन में वो कैसा रहता है, डायमैग्नेटिक। ठीक, उसमें फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपकी बुक में ना ये सारी कैरेक्टर, ये सारे जो टॉपिक है ये कैसे दिए हुए हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें ये सब दिया हुआ है बुक में, लेकिन हम लोग उस पूरी कथा कहानी को ऐसा कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगला है बिहेवियर एज गुड कैटलिस्ट। ठीक, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें भी मिलेंगे, जो बैक एक्सरसाइज है और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो उसमें भी मिलेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो, निकल कितना है इसका एटॉमिक नंबर, सोच के बताओ। 28। ठीक, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या जा रहा है, 4s2, कंफर्म, सोच के देखो। कॉपर 4s1 3d10। डन। चलो अब ये देखो, कॉपर जो है ये 4s और ये हो गया इसका 3d। 3d तो देखो भैया ये सिंपल सी चीज है, 3d कैसा था इसका, पूरा पेयर्ड, कोई उसमें तामझाम नहीं है। 4s के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 4s मतलब 4 ऑर्बिट जो है, 4th ऑर्बिट वो बाहर का है। अब क्योंकि उसमें ये बाहर का है, उसको भी अगर आप पेयर्ड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो कॉपर की प्रॉपर्टी क्या है बेटे, ये चाह रहा है कि इसका ये जो एकमात्र ये अनपेयर्ड वाला था उसको भी क्या कर ले, ये पेयर कर ले।
इतना भी क्लियर है? चलो, इस चक्कर में ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, ठीक। और आपको अच्छे से मालूम है जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ये खुद तो रिड्यूस हो गया है लेकिन इसने सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। सेम इसके ठीक नीचे कौन है, सिल्वर। तो इसलिए कॉपर और सिल्वर जो है ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का यूज हम लोग कैसे करते हैं बेटा, बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, याद हो अगर एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ये आप लोगों की बुक में जहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ दिया हुआ था, लेकिन उसका हम लोगों ने पूरा वो याद है ओजोनोलाइसिस वाला, वो पूरा ऐसा वो घर बनाने वाला वो जो पूरा वो देखे थे। ठीक, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल है और इसमें आप क्या करते हो, डीहाइड्रोजिनेशन कराते हो। आपकी बुक में लिखा हुआ भी है ये चीज, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, हाँ, माइनस ऑफ H2। हाँ, तो डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है, डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का, यानी कि माइनस ऑफ H2 कराने का काम। ये काम कौन करने वाला है, कॉपर एट 573 केल्विन, इतने ही नंबर ऑफ कार्बन रहने हैं और ये बन जाएगा ऐसा। याद है ये वाला रिएक्शन हम लोग देखें एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। अगर ये 2 डिग्री होता तो, अरे इसमें भी अगर आप डीहाइड्रोजिनेशन कराओगे, यानी कि कॉपर के साथ इसको गर्म कर रहे हो आप एट 573 केल्विन, तो क्या होगा बेटे, ये H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, कीटोन। ठीक, तो एक चीज तो मालूम चल गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो कॉपर है और सिल्वर है, इनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करो निकिल, आप लोगों ने कहां देखा है निकिल, अभी इस चैप्टर में आगे हम लोग देखने वाले हैं रोजनमुंड रिएक्शन। हाँ, रोजनमुंड रिएक्शन, सॉरी रोजमुंड रिएक्शन जो है, उस रोजमुंड रिएक्शन में आप देखेंगे कि एरो के ऊपर में लिखा हुआ है पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक, तो बेरियम सल्फेट जो है ये तो रिएजेंट है, लेकिन उस रिएक्शन को मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड अप करने का काम कौन कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट पैलेडियम। ठीक, और वो जो रिएक्शन है वो एक तरीके का रिडक्शन ही है। प्लस लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, इथीन। जब इसका रिएक्शन आप H2 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, टेम्परेचर कितना रखते हैं आप इसमें, मर जाएगा वो, बिल्कुल भी। बस बताओ, तो कम आ रहा है क्या, पता नहीं था बेटे। हाँ ठीक, तो अब ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा, CH3 यानी कि इथेन। ठीक, सिर्फ यही नहीं, इसी में इसी चैप्टर में हम लोग आगे सॉरी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ है स्टीफन रिएक्शन, जिसमें Fe लेते हैं हम लोग अलॉन्ग विथ HCl। याद आ रहा है कुछ कुछ, SnCl2 जो है वो वाला भी है। ठीक, हाँ ठीक है, चलो उसको ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जोन्स रिएजेंट क्या है इसमें, अब ये जो आयरन है ये भी कौन से सीरीज का एलिमेंट है, 3D का ही एलिमेंट है। ठीक, तो ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, ये जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा बेटा,
कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, उनका एक बिहेवियर है कि वो कैसा बिहेव कर सकते हैं एज अ गुड कैटलिस्ट। तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको कैसे सजा के लिखो थोड़ा सिस्टमेटिकली, कि दे कैन एक्ट एज गुड कैटलिस्ट फॉर, या फिर एज क्या, अरे reducing agent, as oxidizing agent, और as catalyst। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट के तो एग्जांपल मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, क्या क्या, कहाँ चला गया यार, ये निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक, सिर्फ यही नहीं, पैलेडियम यहां भी आता है, पैलेडियम रोजमुंड रिएक्शन में भी आता है। ठीक, रोजमुंड रिएक्शन ये आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े अपन। उसके बाद क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन है, कॉपर और सिल्वर। और कैटलिस्ट में कौन है, आयरन है, आर्सेनिक है, बहुत सारे हैं उसमें। ठीक, मॉलिब्डेनम भी है। ठीक, चलिए ठीक है, इसको लिख लो पहले। और थोड़ा प्लीज एक बुक, तुम लोग बुक लाए हो, एक्सरसाइज बुक, एक काम करो, बुक आप ही लोग रखो, मेरे को क्वेश्चन बताते जाना। न, अभी नहीं बचा है, अभी एक क्लास और। संडे को खत्म है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग वाले ही आएंगे और कुछ नहीं। मैथमेटिकल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आएगा किसका, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला, उसके अलावा कुछ इसमें अलग नहीं है। मैं तो बल्कि बोलता हूँ, मैं आप लोगों को वो एक ढांचा भी लिखवा देता हूँ, कलरलेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसके लिए इंटेंसिटी, इन सब का। चलो तो तीन स्टेटमेंट, मतलब तीन ढांचा लिखो, एक तरीके से स्केलेटन लिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस वाले का क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो कलर वाला आएगा रीजनिंग, या तो इंटेंसिटी वाला आएगा रीजनिंग, या तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला आएगा रीजनिंग। ठीक, तो कैसे आने का है, अगर मान लो कलर वाला आया तो कैसा लिखोगे, डैश, मतलब फिलअप टाइप, डैश, अरे नीचे लिखो ना, डैश, डैश दो ना, हाँ, हैज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, हैज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, has no unpaired d electrons, therefore it is क्या होगा अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, कलर वाले के लिख रहे हैं हम लोग, कलरलेस, therefore it is colorless, while कॉमा देकर के, while डैश हैज फिर से डैश अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स
that make it appear colored। ठीक, अब एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत से पूरे जी जान से इसी स्टेटमेंट को याद कर लो। अब मान लो क्वेश्चन आप लोगों को मिला क्या, एक्सप्लेन वाई कॉपर +1 इज कलरलेस वाइल कॉपर +2 इज कलर्ड। तो आपको क्या बैठेगा इसमें, कौन है कलरलेस, ये वाला। तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, Cu प्लस हैज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज कलरलेस, वाइल Cu2 प्लस हैज कितना अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, एक है भाई। कॉपर का कितना रहता है 4s1 3d10 ना, +2 का मतलब एक इसमें से जाएगा एक इसमें से जाएगा, बचेगा 9, 10 - 9 कितना हुआ, ठीक। जो सर स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, ठीक। D6 से D10 तक अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 10 से माइनस, ठीक है। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, वाइल Cu2 प्लस हैज 1 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स इट अपीयर। बस ये ढांचा तो याद कर लोगे और एग्जाम हॉल में बैठ के बस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पता कर लेना, डन। नेक्स्ट ढांचा इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए, नेक्स्ट स्केलेटन इंटेंसिटी ऑफ कलर। जितना नंबर है वही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर D1 है तो 5 ब्लॉक में वो अकेला बैठा है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D2 है मतलब 2 में एक एक बैठा हुआ है, D3 है तो 3 में एक एक बैठा हुआ है, मतलब D5 तक के हर 5 मतलब उन पांचों में एक एक बैठा हुआ रहेगा। तो D1 से D5 जितना भी है वो सब अनपेयर्ड है। चलिए इंटेंसिटी वाले में लिखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम, डैश हैज फिर से डैश अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स while dash has, इसमें क्या लिखा है, ओए डैश हैज नो क्यों लिखा है, नो तो मैं बोला ही नहीं। while dash has again dash unpaired d electrons, dash unpaired d electrons, full stop, line change, as dash has more unpaired d electrons, as dash has more unpaired d electrons, हाँ इतना तोतला थोड़ी हूं मैं। क्या लिखा लाइन चेंज करके, एज डैश हैज अनपेयर्ड क्या मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स देन THAN, देन डैश कॉमा therefore it is more intensely colored, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 मान सकते हो, ठीक। लेकिन इस बात की तो पक्की गारंटी रहती है भाई, और ये प्रोबेबिलिटी भी रहती है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन फंसे और कलरलेस वाले का क्वेश्चन फंसे। इस वाले को भी रेडी रख लेते हैं क्योंकि अगर आने की इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब इसका कैसे, जैसे इन्हीं दोनों को ही लेके चल लो, ठीक। नहीं इन दोनों का तो बनेगा नहीं, जैसे कि Fe+2 इसके पास है 4 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन,
और Fe+3 इसके पास कितना है 5 अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम ही है कौन ज्यादा डार्क कलर्ड वाला बनेगा, अरे मुंडी नहीं हिलाना है, कौन बनेगा Fe+3। तो ये चीज स्टेटमेंट में कैसी लिखाएगी, Fe+2 has 4 unpaired d electrons while Fe+3 has 5 unpaired d electrons, as Fe+3 has more unpaired d electrons than Fe+2, therefore it is more intensely colored। ठीक, more unpaired electron than Fe+2। मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से अच्छी है, इसलिए सारे डैश नपे नपाए हैं। आ गया समझ में कैसे लिखने गए। तो एग्जाम हॉल में बैठ के खुद से आप लोग बनाओ, उससे अच्छा ये ढांचा याद करके जाओ। देखो वो जो मैंने लिखवाया उसके हिसाब से क्या है, जो स्टार्टिंग का लाइन है ना उसमें आप फ्री हो, आप चाहो तो पहले Fe+2 का लिखो, चाहे तो पहले Fe+3 का लिखो। ठीक, जैसे मान लेते पहले आप क्या लिखना चाह रहे हो Fe+2, तो वो क्या बन जाएगा, डैश हैज इतना इतना इतना, मतलब Fe+2 हैज 4 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स वाइल Fe+3 हैज, अब जिसका ज्यादा है उसको लिखोगे एज Fe+3 हैज 5 सॉरी Fe+3 हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स देन Fe+2, देयरफॉर इट इज मोर इंटेंसली कलर्ड। ठीक, बन गया ढांचा। चलो अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का ऐसे ही बना के दिखाओ। चलो इसको भी मैं लिखा देता हूं, इसमें भी बहुत सारा डैश नहीं बनेगा, इसमें 2 डैश में काम चल जाएगा। लिखिएगा, ये अभी लिख रहे हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए। डैश हैज no unpaired d electron, dash has no unpaired d electron, therefore is, क्या होता है अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो डायमैग्नेटिक, therefore is diamagnetic, DIA diamagnetic, comma, while dash has dash unpaired d electrons, dash unpaired d electrons, that makes it paramagnetic, that makes it, that's make it नहीं, that makes it paramagnetic। इजी है। चलो अब इन्हीं दोनों को ही देख लो, कॉपर+1 और कॉपर+2। कॉपर+1 के पास कितना है, डी 0, इसके पास 1, तो कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, ये पैरा है ये डाई है, तो स्टेटमेंट कैसा लिखोगे, हाँ कॉपर+1 हैज नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर इज डायमैग्नेटिक, वाइल कॉपर+2 हैज 1 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स इट, बस कितना इजी है। ठीक, चलिए इसमें 1-2 क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग, क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट for the following. First, cobalt+3, चलो बना के दिखाओ।
कहाँ चला गया? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना जा रहा है? 4s2 3d, पक्का? +3 का मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, कितना होगा? तो d6 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितना? 4। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा कोबाल्ट +3? √n इंटू n+2, √4 इंटू 4+2, √4 इंटू 6, √24। और मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था इसके जस्ट बाद का परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 25, जिसका स्क्वायर रूट होता है 5। आपने को क्या करना है? 24 मिला है तो उससे थोड़ा सा कम करके क्या लिख दो? अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा के 4.9 बोर मैग्नेटॉन। BM लिखना मत भूलना। हाँ, हाफ मार्क्स कटेंगे उसमें। नहीं सुनो, बोर्ड एग्जाम में बेटा अगर ये BM नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेंगे भाई। बोर्ड एग्जाम में ये BM नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेंगे। यूनिट है वो, बोर मैग्नेटॉन। डन? ये तो समझ में आया क्या किया हम लोग? कौन सा? देखो कोबाल्ट के लिए कितना आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18, 4s2 3d7, यही है ना? +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। भले 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया था ओबाउ के हिसाब से, लेकिन 4 तो 3 के बाहर होगा, तो पहले आप यहां से इलेक्ट्रॉन काटो। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन वो इसमें से निकलेगा। तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना बचा? 3d6। और मैंने आपको क्या सिखाया रखा है शॉर्टकट मारने का, कि d6 से d10 तक जो है वो क्या करना है? 10 से माइनस करोगे तो 10 में से 6 माइनस करो, कितना हुआ? इसलिए इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? डन? बिल्कुल दे देते हैं भाई। चलो मॉलिब्डेनम +3 का निकालो, वेनेडियम +2 का निकालो, मैंगनीज +7 का निकालो। चलो ये 3 निकालो, बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करो भाई। यारी जरा निभा मौत तक, यानी कि ये किसका मेंबर है? 4D का। और 4D में जाने के पहले आपको क्या भरना पड़ेगा? 5s, फिर 4D भरेंगे। चेक कर लेते हैं सर। मॉलिब्डेनम जो है वो एक्सेप्शनल है, इसका आता है 5s1 4d5। क्रिप्टॉन 36। ठीक, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इससे उड़ गया। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रॉन और उड़ाने हैं आपको, वो इसमें से उड़ जाएंगे। कितना बचेगा? 5s0 4d3। तो n की वैल्यू आई है 3, अंडर रूट कितना? ठीक। अच्छा एक चीज और काम कर सकते हो, एग्जाम में आपकी कॉपी थोड़ी सी हट के लगे, इसलिए जब भी ये म्यू निकालोगे तो जिसके लिए निकाल रहे हो उसको यहां शॉर्ट में लिख देना। मॉलिब्डेनम +3 के लिए म्यू निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है? अंडर रूट n इंटू n+2। n की वैल्यू कितनी आई है? 3 इंटू 3+2 5, अंडर रूट 15। कितना लिखूं पायल, कितना लिखूं?
बस सीख गई बेटा, वेरी गुड। BM। चलिए वेनेडियम +2 बताइए। हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, गुड। वेनेडियम का नॉर्मली कितना जा रहा है? आर्गन 18, 4s2, 3d3, यही है ना? +2 का मतलब यहीं से ही 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, बचा कितना? और D1 से D5 तक तो जो नंबर रहता है वही है नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू आई है 3, यानी कि इसका भी कितना आएगा? 3.9 बोर मैग्नेटॉन। चलो मैग्नीज +7। और बल्कि मैं तो बोलता हूं कि आप पूरे को अलग अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद मत करो। सुनो इधर भाई, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोड याद हो गया, कोड के हिसाब से आप लोगों को आधा घंटा मिलेगा ना रीडिंग टाइम, तो जैसे ही आंसर शीट मिलेगी उसके पीछे वाले पेज में ऊपर लिखना ROUGH रफ, और उसमें 3D और 4D को बना लो। ठीक, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पेंसिल से लिख लो, जिसको जिसको बॉक्स करना है उसको बॉक्स कर लो। कहानी वहीं आधी खत्म हो गई। अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुरंत पलटो, उसमें देखो D ब्लॉक और F ब्लॉक वाला चैप्टर कहाँ है और कोऑर्डिनेशन का कहाँ है, उनको ढूंढो। उस वाले टेबल का यूज उसी में ही तो करना है, फटाफट यूज करो। सिर्फ छांट छांट करके उनके क्वेश्चंस पहले बनाओ। उसके मैंने इसलिए आपको बोला कि पहला टारगेट क्या है, 100 में, सॉरी 70 में आना। पहले अपनी कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के हिसाब से 23 नंबर बना लो, उसके बाद आगे देखेंगे। क्योंकि 23 मार्क्स का बनाने में आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा। 11 बजे तक आप पास हो गए, उसके बाद जो बाकी 2.5 घंटे हैं उसमें आपका परसेंटेज खींचना है। आया समझ? कितना आसान है भाई केमिस्ट्री में पास होना और स्कोर करना। तो 2.5 घंटे में जितना भी बनाओगे सुंदर सुंदर करके, नहीं एग्रीगेट खींच लोगे अपना 60, 70, 80%। फिर आया बेटा इसका 0, वेरी गुड। चलिए, तो D एंड F ब्लॉक में से, मतलब D ब्लॉक एलिमेंट से जितने रीजनिंग क्वेश्चन है वो इतने ही फिक्स्ड वाले हैं। अब D ब्लॉक में से 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस वाले चैप्टर में जो चीजें अपने लिए बची हैं वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद फिर जो F ब्लॉक एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे तो F ब्लॉक एलिमेंट में उनका एक्सट्रैक्शन मेथड, वो थोड़ा सा इक्वेशन वाला है, उसमें थोड़ा बहुत याद करने का है, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये मान करके चलो कि ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का जो 6 से 7 नंबर का आएगा, ये तो बिल्कुल आपकी झोली में है, ये गलत नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी है भी नहीं। डन। चलिए अब देखते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मैंने आप लोगों को कल समझाया था 3D और 4D के बारे में, और ये पूरी कथा कहानी जितनी थी वो 3D और 4D के हिसाब से थी। आज हम लोग देखने वाले हैं 5D सीरीज। ठीक, 5D सीरीज शुरू होता है अपना लेंथेनम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। हाँ, इसके लिए कोड क्या है? ला, अरे 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 अरे, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी।
ये तो 57 है, लेकिन ये हाँ एल ए है। हाँ ये लेंथेनम है, इसमें ल्यूटियम दिया हुआ है। वो अरे वो इसलिए क्योंकि इसने 71 दिया हुआ है यहाँ पे, और ये इसमें दिया है। ठीक, ये हो गया आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब इस वाले में क्या है, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग इस मामले में कि 5D सीरीज में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद वाले में एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये तो आता ही है। लेकिन इसमें जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस टाइप का भी आता है, या व्हाट आर द यूजेस ऑफ ये, या एक इन जनरल क्वेश्चन कि व्हाट आर द इकोनॉमिकल या कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स। अगर 3D और 4D आया वो तो लिख लोगे, भरपूर है आपके पास कि 3D और 4D में क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, सिल्वर जो है वो क्या है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है इसलिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, उसमें के एलिमेंट जो हैं वो किस में काम आते हैं, एज कैटलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। डी 3D और 4D तो लिख लोगे। 5D में ये जो कुछ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इरिडियम, इरिडियम किस काम आता है, आज ही तो बताया यार। इरिडियम एवेंजर्स पार्ट 1, ठीक। लोकी जब स्टार्टिंग में ही हमला करके हॉकाई और एक साइंटिस्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तुम लोग देखे हो, फिर ऐसी क्यों मुंडी कर रहे हो। तो उस टाइम पे वो जो टेसरेक्ट क्यूब है, सुनो, उस टाइम पे वो जो टेसरेक्ट क्यूब है उससे जब वो प्रैक्टिकल करते रहता है वो साइंटिस्ट, तब वो लोकी को बोलता है कि इरिडियम चाहिए टाइप का, बोलता नहीं है। फिर लोकी पूछता है इरिडियम क्यों चाहिए, कि इरिडियम उल्का पिंडों को शांत रखता है, ऐसा कुछ याद है, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को नॉर्मल उसमें बताता हूँ। इरिडियम का काम जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने का रहता है, ठीक। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उन सब के पास में थोड़ा बहुत इरिडियम रहता ही है, ठीक। उसके बाद प्लैटिनम रिड्यूसिंग एजेंट है और आता है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी बनती है भाई प्लैटिनम की तो, ठीक। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कोरोड नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती। गोल्ड बहुत महंगा चल रहा है अभी तो, 1,34,000 के ऊपर चल रहा है 10 ग्राम का रेट, ठीक। और हाईली डक्टाइल, और इतना डक्टाइल कि गोल्ड का 0.1 ग्राम का टुकड़ा 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच के दे सकता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिकली थिन। और इसीलिए ही इस एटॉमिकली थिन प्रॉपर्टी के कारण रदरफोर्ड ने गोल्ड को ही सेलेक्ट किया था, ठीक। उसके बाद फिर आए मरकरी। मरकरी का क्या काम, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूज क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है इसलिए थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं, और बहुत ही हाईली रिएक्टिव है इसलिए जिस भी मेटल के साथ मिलाओगे उसके साथ रिएक्शन करके अमलगम बनाएगा। यस, याद कीजिए ये जिंक अमलगम पढ़ चुके हैं हम लोग ऑर्गेनिक में, ठीक। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एल्यूमिनियम के साथ में भी इसको करोगे तो ये एल्यूमिनियम अमलगम बनाएगा। आज घर जाकर के यूट्यूब में सर्च कीजिएगा अमलगम फॉर्मेशन, ठीक, अमलगम फॉर्मेशन। तो जैसे एल्यूमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा, उसमें 1 ड्रॉप मरकरी डालते हैं तो वो क्या करता है, ऐसा बादल टाइप का बनता है उस दिखे, जैसे वो जो सांप गोली नहीं आती थी उसको जलाते हैं तो जैसे करके निकलता है, वैसे ही अमलगम जो है, ये देखना आज घर जाके अमलगम फॉर्मेशन वीडियो, ठीक। तो उसमें मिलेगा। तो ये जितने भी अमलगम है ये सब क्या है,
ये सब भी एज कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ठीक, मेरे लैपटॉप में आज तक नहीं गिरा है मरकरी, इसलिए मेरे को नहीं मालूम। बेटा मरकरी को तुम ऐसे रख करके ऐसे से हिलाओगे कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से जब किसी मेटल पे गिरेगा तो अमलगम बनाएगा। घर में है थर्मामीटर, उसको तोड़ करके आज एल्यूमिनियम के बर्तन में डालो, देखो क्या होता है। जिंक अमलगम बनाएगा और अंदर से बिल्कुल कॉटन टाइप का निकलेगा एल्यूमिनियम का, तो वही है जिंक अमलगम। फिर उस जिंक अमलगम को क्या करोगे, कोई काम तो है नहीं, फेंक देना। फिर चलो भाई, ये वाला तो आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ 5D सीरीज। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 14 एलिमेंट्स का। यानी कंडीशन क्या है कि यहां से चलते चलते आप 14 एलिमेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद बारी आएगी किसकी, हॉफनियम की। एक ट्रेंड आप लोगों ने पढ़ा है कि एटॉमिक साइज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यानी लैंथेनम के बाद ये जितने लैंथेनाइड्स है उनकी बारी आएगी, एटॉमिक साइज यहां से डिक्रीज होते 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 फिर जैसे ही हॉफनियम की बारी आएगी तो लैंथेनम के मुकाबले हॉफनियम का एटॉमिक साइज एक झटके में बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एक झटके में साइज उसका छोटा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि वो लैंथेनाइड के कारण आया है, लैंथेनम के कारण। जस्ट इसके नीचे देखना, पीरियोडिक टेबल में आपके दिया होगा एक्टिनम, एटॉमिक नंबर 89। ठीक, और उसके बाजू में रखा होगा रदरफोर्डियम, एटॉमिक नंबर 104। इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस। ठीक, अगेन एक्टिनम के बाद वो जो 14 एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक साइज कम 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 होते जाएगा, फिर एक झटके में आएगा कौन, रदरफोर्डियम, जिसका एटॉमिक साइज एक्टिनम के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा। अब क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक साइज है वो किसके बाद आया है, एक्टिनम के बाद में आया है, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो अब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, एटॉमिक साइज झटके से बहुत कम हो गया। और आपको मालूम है एटॉमिक साइज अगर कम होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो वो इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे आप इधर चलोगे अब इन सब की रिएक्टिविटी कम 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 होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना अब मुश्किल है। यही रीजन है कि गोल्ड तक आते आते रिएक्टिविटी खत्म टाइप की हो जाती है। ये बस एक घर का भेदी है जो हाईली रिएक्टिव है। ठीक, चलिए इतनी चीजों को घर जाके वीडियो देखकर अपने वर्ड्स में लिखिएगा। ठीक, डी ब्लॉक की कहानी इतनी ही है। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक, जिसमें केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स पढ़ना है अपने को। ठीक, चलिए उसको हम लोग देखेंगे संडे को। ठीक, आज ईमानदारी से बेटा ये वीडियो देख करके जितने मैंने पढ़ाए उनको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। ठीक, और समय पे आने की आदत डालिए। लास्ट में नेता टाइप फीता काटने आई है।